हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह है आपका चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन। यहाँ पे मिलता है फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं हूँ कृष्णा तिवारी और हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने लेक्चर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज होगा लेक्चर नंबर 11 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मतलब एक्चुअली हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, लेकिन वो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, क्योंकि आजकल के जमाने में डिजिटल गैल्वेनोमीटर भी है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले इसके पीछे वाला लेक्चर नंबर 10 को जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 10 में क्या हमने समझाया था कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वही प्रिंसिपल भी यहाँ, वही प्रिंसिपल पे ही ये गैल्वेनोमीटर जो है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए। तो हेडिंग है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, क्या करता है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक्चुअली में क्या है। गैल्वेनोमीटर पता ही होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो वही ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी वही गैल्वेनोमीटर ही है, ठीक है। ये पुराना वर्जन बोल सकते कि ये पुराना वर्जन है, पुराना वर्जन। आजकल के जमाने में डिजिटल मिलता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? It is a device used to detect small current in a circuit। एक सर्किट में, किसी भी एक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्मॉल करंट, एकदम छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो ये भी वही है। ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस रूल पे ये काम करता है, ठीक है, किस रूल को फॉलो करता है। इसका प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a current carrying loop or coil placed in a uniform magnetic field experienced a torque। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, ये क्या है, एक्चुअली में डिवाइस है जो क्या करता है, स्मॉल, छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सकता है सर्किट में। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, देन ए टॉर्क इज एक्सपीरियंस बाय दैट करंट लूप। मतलब एक टॉर्क, एक रोटेशन होता है, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर नंबर 10 में। सो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी से थोड़ा हटके समझाऊंगा मैं। एनसीईआरटी में पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप का दिया हुआ है, वेस्टर्न टाइप। इसमें टाइप भी होता है, तो हम थोड़ा उससे हटके दिखाऊंगा मैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये होता कैसा, ये देखना है हमको। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते कि कैसे बनता है, क्या है, उसके बाद देखेंगे कैसे काम करेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक लूप होता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक कॉइल होता है, ठीक है। कॉइल होता है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स है इसमें, बहुत सारे टर्न्स है, ये टर्न्स है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इस तरह से एक कॉइल है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इसको क्या किया कि एक फ्रेम, एक नॉन मेटेलिक फ्रेम, ये फ्रेम है, ठीक है,
ये नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर इसको लपेट देते हैं। इस कॉइल को नॉन मेटेलिक फ्रेम, नॉन मेटेलिक बोल रहा हूं, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, हाँ नॉन मेटेलिक नहीं, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। जनरली क्या होता है, ब्रास का यूज, ब्रास का एक फ्रेम बना देते हैं, ब्रास का ये, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये जो फ्रेम है ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन ये क्या है, मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक हो सकता है। ब्रास का, जनरली क्या होता है, ब्रास का यूज करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, इस कॉइल को ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम के ऊपर इस कॉइल को लपेट दिया, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। आयरन, सॉफ्ट आयरन होता है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट पहले क्या किया हमने, एक फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम, ये क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है, ठीक है। फ्रेम के ऊपर क्या है, ये वायर जो है उसको लपेट दिया जाता है। वायर कैसा होता है, ये इंसुलेटेड वायर होता है, यानी कि एकदम नॉर्मल तार नहीं होता, इंसुलेटेड वायर होता है। इस इंसुलेटेड वायर को इस फ्रेम के ऊपर लपेट दिया गया, ठीक है। इस फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। ये हमारा फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम को हमने क्या कर दिया, ऐसे फ्रेम के ऊपर ये तार जो है जो सब लपेट दिया, ठीक है। उसके बाद अंदर में क्या रखते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। और ये जो आयरन कोर है, जो आयरन का ये जो कोर रखा गया है, कोर बोलते हैं इसको, सेंटर का, इस आयरन कोर को ऐसे रखा गया कि ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो कॉइल है, पूरा का पूरा जो कॉइल है, ये जो फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, ये इस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, टच में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सॉफ्ट आयरन कोर समझ में आ गया, ठीक है। इसको रब कर देता हूं। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे तार है, ये तार है, ठीक है, ये तार है ऐसे तार से, ये वाला तार, यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल होता है जहां पे हम बाहर से कनेक्शन दे सकते हैं, ये, ठीक है, टर्मिनल, ये है टर्मिनल T1। और ये कॉइल का ऐसे घूम के ऐसे करके ये वाला दूसरा एंड है, दूसरे एंड को ऐसे एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड कर दिया जाता है, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। स्प्रिंग का जो एंड है उसको एक दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे टर्मिनल के साथ T2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसे रहता है, एक बाहर से हम वायर कनेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे हम बैटरी लगा के ऐसे सोर्स लगा के कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें करंट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वायर को इसमें टच कराओ तो इस वायर को इसमें टच कराओ तो इसमें करंट फ्लो अपना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है, ये नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, और इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गई क्या है नॉर्थ पोल, और एक तरफ होता है साउथ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल, ठीक है, एक तरफ होता है साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। बस ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग एक कॉइल है, इसका नाम है ABCD, ठीक है, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स है। सपोज इसमें करंट दे दिया ऐसे फ्लो करंट, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला लगाया जाता है एक इसको बोलते हैं टॉर्शन हेड। ये टॉर्शन हेड क्या करता है कि इस कॉइल को रोटेट करवाने में, मतलब ये फ्री होता है, ये यहाँ पे कॉइल जो है रोटेट कर सकता है अबाउट दिस, इसे कनेक्ट होता है, ठीक है, टॉर्शन हेड। अब देखो यहाँ पे, अब ये काम कैसे, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, ये तो समझ में आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे ना, तो इसमें ड्रॉ नहीं करता, क्लमजी हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं।
पहले इट कंसिस्ट ऑफ ए coil PQ और यार ABCD having n number of turns n number of turns क्या लिखा है यहाँ पे? n number of turns का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड क्या है उसके हिसाब से इसमें टर्न्स लगाए जाते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद क्या है, ये जो कॉयल है ना, कॉयल किसके ऊपर लपेटा गया है? एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। कॉयल इज ओन्ड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर इसको लपेट, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर क्या किया, ऐसे तार को लेके लपेटा हुआ है, बस ये कॉइल हो गया। और कॉइल को मैंने बोला कि कॉइल इज ओन्ड ओवर नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। उसके बाद क्या है, दिस कॉइल इज suspended by means of a suspended throw, ऐसे लिख दो, suspended throw कहां से suspended हुआ है? suspended through a torsion head by means of a phosphor bronze, a wire of phosphor bronze, ठीक है। फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एलॉय का ये बना हुआ एक स्ट्रिप है, उससे क्या किया गया है इसको, ये देखो फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज, मतलब बोल सकते हैं कि फॉस्फोर नाम से लग रहा है, फॉस्फोरस भी है ब्रॉन्ज भी है, उससे बना हुआ एक स्ट्रिप है, तार है, वो ये उस तार से ही क्या करते हैं इसको, इस कॉइल को हैंग कर दिया है, ठीक है। और ये स्प्रिंग भी उसी से बना होता है, ये स्प्रिंग भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही बना होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसको लटका दिया। उसके बाद कहां पे लटका हुआ है, कॉइल इज सस्पेंडेड थ्रू ए टॉर्शन हेड बाय मींस ऑफ ए वायर in between the two magnetic poles, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इसको हैंग कर देते, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, ये रब कर देता हूं मैं, इसको लिख लियो, पोज करके लिख लेना इसको, ठीक, पोज करके लिखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन खुद बना के लिख सकते हो। अब क्या है, ये काम कैसे करता है, अब देखो हाउ इट वर्क्स, वर्किंग या थ्योरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका थ्योरी क्या है, काम कैसे करता है, थ्योरी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसका ये इसमें हमें करंट दे दिया, इस तरह से सपोज करंट दे दिया, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे और इसमें ऐसे, ये करंट फ्लो होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, जब करंट फ्लो होगा, सपोज इसका लेंथ है L और ब्रेथ है B, इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है, लेट इसका लेंथ, सपोज ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, सपोज कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, ये साइड बड़ा दिखने में लग रहा है, इसको लेंथ मान लिया, इसको ब्रेथ मान लिया, तो लेट L इज इक्वल टू AB, लेट द लेंथ L इज इक्वल टू, लिख देता हूं, L इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC, इसको ब्रेथ बना देते हैं, B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज द breath and L is equal to ये वाला BC is equal to AD is the length of the coil का लेंथ है, कॉइल है AB
सी बी। ठीक है, कॉइल का ये लेंथ और ब्रेथ है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। उसके बाद बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डिटेल्स में उतना नहीं लिखना होता है, बस इतना लिखने से पूरा। अब ये देखो, ये इसका लेंथ, ब्रेथ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमने लिख दिया। ठीक है, अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल, सिंस मैग्नेट, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, मैग्नेट है मतलब इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये कॉइल था। अब कॉइल में जैसे ही करंट देंगे तो कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और करंट जब फ्लो करेगा कॉइल में, थोड़ा पहले हमने क्या पढ़ा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल और करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, तो ये लूप ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें जब करंट देंगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क ये लिख लो, ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू करंट I, due to current I through the coil, torque produced, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो, टाउ इज इक्वल टू, हमें पता था n नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हमने लिखा है, करंट आई है, ये एरिया सपोज का ए है, ए बी, एन आई ए बी, मैग्नेटिक फील्ड बी साइन अल्फा, ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो, ये जो टॉर्क होता है ना, ये अल्फा क्या था, इसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल। तो ये जो कोर है ना, सॉफ्ट आयरन का जो कोर है, ये क्या करता है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट मिलके क्या करता है कि ये एक रेडियल फील्ड बनाते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे बोल सकते हो सर्कुलर पाथ में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनता है। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये क्या है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज होने से इसका एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल हो जाता है। तो जो नॉर्थ पोल को फेस करता है वो साउथ पोल हो जाता है, जो साउथ पोल को फेस करता है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के यहाँ पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाता है, और फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के यहाँ पे जाता है, इस तरह से, ठीक है ना, तो ऐसे होता है। तो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट क्या है कि ये जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। यही इसका बेनिफिट है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है कि जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया है और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल अल्फा है ना, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमेशा 90 डिग्री रहता है, कॉइल कैसे भी घूमे, जहां भी रहे वहां पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही इसका खासियत है और इसी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस टाउ इज इक्वल टू NIBA sin थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो NIBA sin अल्फा कितना है, यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री, तो NIAB हो जाएगा, सिंस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को क्या समझाएंगे, ऐसे ये एरिया वेक्टर है और ये तो मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में हमेशा एंगल जो है 90 डिग्री, ये कॉइल घूम जाए तब भी वो 90 डिग्री रहेगा, बिकॉज ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द, मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रहता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया, ये टॉर्क हो गया। आप देखो ये जब घूमेगा, जब ये कॉइल घूमेगा, ऐसे घूम रहा है,
ऐसे घूम रहा है ना, कॉइल सपोज ऐसे घूम रहा है, सपोज इमेजिन कर लो ऐसे घूम रहा है, तो जब घूमेगा तो ये स्प्रिंग को भी घुमाएगा, स्प्रिंग को भी घुमाएगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, ट्विस्ट होगा। स्प्रिंग क्या होगा, ट्विस्ट होगा। स्प्रिंग में ट्विस्ट होने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग का नेचर क्या है, स्प्रिंग को हम घुमाएंगे तो क्या होता है, ट्विस्ट होता जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब छोड़ देंगे तो फिर से क्या करेगा, वापस लाएगा हमको। मतलब क्या हो रहा है कि एक इसमें हम जो टॉर्क, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके वजह से इसमें क्या हो रहा है कि एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अपोजिट टॉर्क किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्रिंग में। और जैसे ही करंट बंद कर देंगे तो फिर से टॉर्क अपने फिर से जो ये लूप है वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। कौन लेके आएगा, ये स्प्रिंग, क्योंकि जब करंट था तो करंट की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ लूप को, और लूप ऐसे घूम गया, तो स्प्रिंग को भी तो घुमा दिया ना। जैसे ही करंट बंद कर देंगे तो करंट की वजह से जो टॉर्क है वो तो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग बोलेगा चल बेटा अपनी जगह पे जा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को ऐसे कॉइल घुमाते हुए स्प्रिंग टाइट होता जाता है, टाइट, गुस्से के मारे एकदम गुस्से में रहता है। जैसे करंट जाता है बोला भाग अपनी जगह पे, कॉइल को भगा देता है अपनी जगह पे। तो ये स्प्रिंग में क्या है कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से, जो कि करंट की वजह से, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप की वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और ये टॉर्क क्या करता है कि एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है स्प्रिंग में, जिसकी वजह से जब करंट बंद कर देते हैं तो फिर से स्प्रिंग जो है वो लूप को अपनी जगह पे लाता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है, रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है ना, स्प्रिंग इसको लिख दिया टाउ रिस्टोरिंग, टाउ आर इज इक्वल टू, देखो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा, ये जितना ज्यादा घूमेगा उतना ही ज्यादा इस पे प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट का मतलब क्या है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ना, जितना ज्यादा एंगल बनेगा, जितना बड़ा एंगल बनेगा उतना ही ज्यादा इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा इज व्हाट, ट्विस्ट है, ये थीटा क्या है, ट्विस्ट है। इसको ऐसे लिख सकते हो, टाउ आर, इज टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फाई इनटू थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, ट्विस्ट एंगल, ट्विस्टिंग एंगल बोल सकते हो ना, ट्विस्टिंग एंगल भी बोल सकते हो। तो जब कोई चीज घूमता है तो एंगल एक क्रिएट करता है, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा एंगल क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा एंगल क्रिएट होगा उतना ही क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, थीटा है। थीटा मतलब सम कांस्टेंट फाई थीटा है, ठीक है। इस फाई को बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, फाई को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब ये इक्विलिब्रियम में हो, कहीं ना जाए, मतलब ऐसे ऐसे सपोज यहाँ पे गया, करंट दिया है तुमने, तो यहाँ पे खड़ा है, एक हमने करंट दिया तो यहाँ पे ऐसे खड़ा है ये, ठीक है, ऐसे था, ऐसे घूम के जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि स्प्रिंग में भी उतना ही टॉर्क है, तभी तो ये खड़ा है। स्प्रिंग में थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता तो क्या होता, या तो ये इधर चला जाता या इधर आ जाता। ये करंट देने के बाद ऐसे था, सपोज ऐसे था, करंट देने के बाद ऐसे घूम गया, तो स्प्रिंग को क्या किया, इसने ट्विस्ट कर दिया। लेकिन अभी स्प्रिंग में कितना टॉर्क है, जितना इसमें टॉर्क है, इसमें जितना टॉर्क है उतना स्प्रिंग में टॉर्क है। मतलब जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, इन इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू द ओरिजिनल टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या है ये, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम दिस टाउ इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है और स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ सेम रहेगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। उसमें से कोई ज्यादा कोई कम होगा तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर देगा। तो इक्विलिब्रियम में दोनों सेम है। और ये कितना था, NIAB, और ये कितना था, फाई थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या होगा, फाई थीटा डिवाइडेड बाई NIAB,
या फिर हाँ NIA भी बोल रहा हूँ, NAB, ठीक है। या फिर यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर थीटा कितना ट्विस्ट होगा, ये भी निकाल सकते हैं। कितना ट्विस्ट होगा, कितना ट्विस्ट होगा, NIAB डिवाइडेड बाई 5, इतना ट्विस्ट भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया इसका वर्किंग, ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, जैसे करंट बंद कर दिया फिर से अपनी जगह पे घूम के चलता है। क्या होता है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक ऐसे निडल लगा होता है। इसको मैं डायग्राम को दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते, वेस्टर्न टाइप जो है, वेस्टर्न टाइप जो एनसीईआरटी में है वो वाला देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं तो क्या होता है कि ऐसा होता है, ये ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कॉइल होता है, ठीक है, और कॉइल यहाँ पे एक निडल लगा होता है, निडल होता है, और यहाँ पे एक स्केल होता है, यहाँ पे एक स्केल होता है, स्केल में इस तरह से नंबरिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग होता है, नंबरिंग होता है, और निडल जो है वो ये यहाँ पे 0 होता है, और इधर V वोल्टेज, और इधर V वोल्टेज या करंट, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब एक नंबर यहाँ पे होता है, 0 से लेकर सपोज 10 है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक। वही जब कॉइल जब घूमता है तो ये नीडल जो है ना, नीडल भी ऐसे इधर या इधर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि किस तरफ कॉइल घूमेगा। डायरेक्शन को करंट चेंज करेंगे तो कॉइल का रोटेशन भी चेंज होगा, तो ये भी या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो ये सपोज करंट देने के बाद यहाँ पे चला आया, ठीक है। करंट जब बंद कर देंगे, यहाँ पे था, यहाँ से क्या हुआ, करंट देने के बाद यहाँ पे चला आया। इसने यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, इस स्केल से हमको पता चलेगा कितना इसमें करंट दिया है हमने। कैसा पता चलेगा, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसमें, एरिया क्या है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है, थीटा कितना ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। उससे हमसे क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब ये सब सेट किया होता है, बस स्केल पे देख के हमको पता चल जाएगा कितना करंट है। जैसे ही करंट बंद कर देंगे तो ये कॉइल क्या होगा, ये निडल क्या होगा, फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अपने फिर से 0 पे आ जाएगा। कैसे 0 पे आएगा, कौन लेके आएगा, स्प्रिंग जो था वो लेके आएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप देखो इसका सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेंसिटिविटी मसूड़ों में सेंसिटिविटी होता है ना, जैसे दांतों में, तो हम क्या करते हैं, कुछ उस तरह का नहीं है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है यहाँ कि ये कितना डिफ्लेक्शन देगा, कितना करंट देने से कितना डिफ्लेक्शन, मतलब स्मॉल करंट में इसका सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि स्मॉल करंट दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया। तो अगर छोटे से करंट की लार्ज ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब ये तो 0 पे था निडल, करंट एकदम छोटा करंट दिया, छोटा करंट, और ये पूरा यहाँ पे आ गया, मतलब ऐसे स्केल था ना, तो सपोज ये लास्ट यहाँ तक आ गया, लास्ट डिफ्लेक्शन दिखा, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अगर यहाँ से अगर ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाता तो इसका कोई मतलब नहीं है, चेक करने में बहुत दिक्कत हो, रीडिंग लेने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसको छोटे से करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाना ही सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। फॉर ए स्मॉल करंट लार्ज डिफ्लेक्शन अगर दिखाता है, देन वी से दैट द गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, ऐसे बोल सकते, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब मैं से बोल सकते भड़क जाता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सेल आदमी है, थोड़ा सा अगर उसको बात बोले तो क्या होगा, पूरा गुस्सा हो जाएगा, उसी तरह से। तो ये उसी टाइप का है कि सेंसिटिविटी इसका किससे बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं, सेंसिटिविटी को अगर बढ़ाना है, देन वी हैव टू सी सेंसिटिविटी मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन, थीटा का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा कब, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, NAB/I × I, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर ए स्मॉल करंट ये डिफ्लेक्शन लार्ज कब होगा, जब ये n जो है ये लार्ज होगा, n जब लार्ज होगा, n इज लार्ज, नहीं ऐसे लिखता हूं, थीटा इज लार्ज
इफ नंबर वन n इज लार्ज, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने का मतलब है कि तार जो हमने लिया है उसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम है। सो दिस कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, एक लिमिट के बाद इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया इज लार्ज, मतलब एरिया ऑफ कॉइल इज लार्ज, कॉइल जो लिया उसका एरिया बड़ा हो तो भी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन इसका स्मॉल करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन एरिया भी तो ज्यादा नहीं कर सकते, एरिया भी बड़ा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया बड़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा साइज कैलकुलेटर का, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेटर सिर पे लेके जाना पड़ेगा लैब में करंट चेक करने के लिए, तो नहीं कर सकते। तीसरा क्या कर सकते हैं, मतलब सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हैं, ये लिमिटेड, ये दिस थिंग्स आर लिमिटेड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट देखा है ना, ऐसा, ये ऐसा यू शेप का होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ठीक है ना, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ये काफी स्ट्रांग होता है तो इसको यूज कर सकते हैं, इसके बीच में कॉइल को रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि ये फाई जो है नंबर फोर फाई इज स्मॉल, फाई को स्मॉल कर दें, फाई को स्मॉल कर दें। फाई क्या है, फाई क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एक यूनिट ट्विस्ट में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाई क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो इसको अगर हम कम कर दें देन थीटा विल बी लार्ज, क्योंकि ये नीचे है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये इसके लिए हमने यूज किया वही जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो यूज किया ना, फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो हमने यूज किया, जो बनाया ना स्प्रिंग, और वो जो लटकाने का तार था जो लटकाया था तार में, और स्प्रिंग जो किससे बना था, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्यों बना था, इसीलिए बना था क्योंकि उसका जो ये टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है ना बहुत कम होता है, ठीक है। वरना हम दूसरा कोई स्टील का स्प्रिंग यूज कर सकते थे, तार को स्टील के स्प्रिंग या रस्सी से लटका सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें देखना पड़ता है ना, हम इसको तो लिमिट, इसको हम इसमें इसका लिमिटेड है, लिमिट तक इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ तो हमको ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमको बेस्ट जो है एकदम बेस्ट आउटपुट मिले, मतलब बेस्ट करंट का मेजरमेंट मिले हमको। तो हमको इसको भी तो देखना होगा। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए रोप, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए आयरन वायर, स्टील वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, वी हैव यूज्ड फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि फाई इज स्मॉल फॉर फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फाई इज स्मॉल, तो फाई स्मॉल होगा तो थीटा क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है ना। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो है उसी का जो है मेनली क्या है, उसी का क्वार्ट्ज का भी यूज कर सकते हैं, क्वार्ट्ज का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्वार्ट्ज के लिए भी ये जो फाई है, फाई मतलब टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, वो बहुत ही कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एग्जाम में यहां से पूछता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या है। वर्किंग वही जो हमको मिला कि टाउ इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग होता है, बस यही हमारा वर्किंग है। और इसी से हमको सेंसिटिविटी के बारे में पता चलता है। सेंसिटिविटी क्या है कि फॉर स्मॉल करंट हाउ लार्ज द डिफ्लेक्शन इट शोज, मोर डिफ्लेक्शन मोर सेंसिटिव, ठीक है ना। ज्यादा अगर स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाए तो हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, मतलब छोटा से छोटा करंट को भी पकड़ लेता है। तो सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन बियॉन्ड लिमिट नहीं, एरिया ऑफ कॉइल भी बढ़ा सकते हैं लेकिन बियॉन्ड लिमिट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन बियॉन्ड लिमिट नहीं, और हम क्या कर सकते हैं, फाई मतलब टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट को कम कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या यूज किया, आइदर फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ स्प्रिंग और तार मतलब वो जो लटकाया तार, वो पूरा कॉइल नहीं, जो तार है जिससे कॉइल को लटकाया है वो वाला तार, और स्प्रिंग को हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज से बना सकते हैं या क्वार्ट्ज से बना सकते हैं, ठीक है।
सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वीडियो में, ये तो लेक्चर नंबर 11 था, लेक्चर नंबर 12 में हम थोड़ा इसके बारे में और पढ़ेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का, करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो नोट बना लेना और उसको सीख लेना। थैंक यू।